हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर 2 है। हमने जो लेक्चर पहला आपको इसके पहले बनाया था उसको पहले देखना और उसके बाद ही लेक्चर 2 को आप स्टडी करें, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। ओके, तो हमने जो फ्रिक्शन के रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग टू हम एक छोटा सा यहाँ एक दो न्यूमेरिकल लेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो हम 1 kg ले रहे हैं, मास 1 kg। तो इसमें mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। कितना लगेगा mg? g को 10 ले रहे हैं, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो mg 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल यहाँ एक्ट करेगा अपवर्ड, तो नॉर्मल फोर्स भी 10 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक। ये नॉर्मल है, हम यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन। अब यहाँ पर हम म्यूएस और म्यू के एज्यूम कर ले रहे हैं। म्यूएस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जो है वो 0.15 ले रहे हैं, ठीक। और म्यू के हमेशा कम होता है, हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, उसे हम 0.1 ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम है फ्रिक्शन के क्वेश्चन में, अभी हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। फ्रिक्शन में सबसे पहला वर्क है आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करें, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका फार्मूला है म्यूएस एन। ये म्यूएस यानी कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस कितना है? 0.15, और जो नॉर्मल है आपका वो 10 है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स है एन, म्यूएस है 0.15, तो ये 1.5 न्यूटन आपका फोर्स आ गया, ठीक है। ये आपका जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। अब क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स आपका F 1 न्यूटन है, ठीक। हमने इस ब्लॉक पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और अप्लाइड फोर्स का मीनिंग आप ध्यान रखें कि जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका अप्लाइड फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन है। हमेशा जब एक्सटर्नल फोर्स आपको गिवन है, सबसे पहला वर्क है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन करें। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपका 1.5 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स इससे कम है, इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक तक मैक्सिमम तक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और जब ब्लॉक मूव नहीं करता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, इसका मतलब 1 न्यूटन होगा, ठीक। इसके बाद अभी इनके रूल लिखाएंगे। नंबर 2, मान लीजिए आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दिया, अप्लाइड फोर्स F 1.5 न्यूटन कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है प्लेन का। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन भी 1.5 है, ऐसे में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 1.5 के इक्वल होगा, क्योंकि अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जो राइट को लगा रहे हैं, जब अप्लाइड फोर्स ये होगा, इसका मीनिंग ये है कि सेम क्वेश्चन है, नॉर्मल अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, और जो हमने फोर्स लगाया वो 1.5 न्यूटन का। तो ऐसे में ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यहाँ पर भी फ्रिक्शन 1.5 न्यूटन होगा, ठीक। जब यहाँ पर फोर्स 1 न्यूटन है तब भी नो मोशन, और यहाँ पर भी नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं होगा, ओके। अब फोर्स इंक्रीज कर दीजिए। अगर आपने 1.55 भी लगा दिया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। 1.5 से थोड़ा भी इंक्रीज किया, 1.01, तब भी मोशन में आ जाएगा ब्लॉक, ठीक। तो हम यहाँ पर इस बार जो अप्लाइड फोर्स ले रहे हैं वो सीधे 2 न्यूटन ले रहे हैं। सेम क्वेश्चन, नॉर्मल अपवर्ड, mg डाउनवर्ड। ऐसे में क्या होगा कि आप इससे पहले कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 1.5 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। अगर ये फोर्स इससे ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव करेगा,
और ब्लॉक अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन म्यू के एन होगा, फिर म्यू एस एन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पर जो है वो म्यू के एन होगा। म्यू के कितना है 0.1, हमेशा वैल्यू कम होगी म्यू के की, और नॉर्मल इतना ही है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो ये कितना आ गया 1 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक राइट को एक्सीलरेट कर जाएगा। आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो 2 न्यूटन है, यहाँ पर फ्रिक्शन इसमें सरफेस पर इधर एक्ट करेगा 1 न्यूटन, इसलिए नेट फोर्स हुआ 2 - 1, 2 राइट को, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट को, और इजूकल टू एम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, यहाँ पर लिख दे रहे नेट फोर्स इजूकल टू एम। मास कितना है 1, एक्सीलरेशन a, तो a इजूकल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉडी एक्सीलरेट हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। अभी इंक्लाइंड के भी क्वेश्चन आएंगे बाद में। किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला वर्क है नॉर्मल को कैलकुलेट करना, उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन को, उसके बाद अप्लाइड फोर्स से कंपेयर करें। अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक, ये दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल। और जैसे ही उससे फोर्स आप ज़्यादा लगा देंगे, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अगर फोर्स ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव करेगा। फ्रिक्शन का कैलकुलेशन तुरंत चेंज करें, अब म्यू एस एन की बजाय म्यू के एन होगा और बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी। ठीक है ना। यही सेम प्रिंसिपल आप सभी क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से लग जाते हैं। अगर आप रूल को ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब इसमें आप जो है क्वेश्चन हम थोड़ा प्रैक्टिस बाद में कराएंगे। अब आप इसमें ज़रा नोट करें लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर बाद में इसका ग्राफ बनवाएंगे। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट डालें, इस न्यूमेरिकल से भी आप समझ जाएंगे थ्योरी को। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट and no pulling force is acting, and no pulling force is acting on it, force of friction is 0, force of friction is 0। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है और कोई पुलिंग फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन 0। सेकेंड पॉइंट, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड to the body but it does not move, यानी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रही है, but it does not move, friction acts which is equal to magnitude, which is equal in magnitude and opposite to the direction of, आपने देख लिया होगा अपोजिट एक्ट कर रहा है, opposite to the direction of applied force, it exert static friction आपने नोट किया है कि इफ ए फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, फ्रिक्शन एक्ट्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। उसके बाद आप नोट करना, इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आपने देख भी लिया, तब तक वो सेल्फ एडजस्टिंग है जब तक लिमिटिंग ना हो जाए। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहले भी लेक्चर में समझाया है, फर्स्ट लेक्चर में, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया एज लॉन्ग एज नॉर्मल इज कांस्टेंट। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया एज लॉन्ग एज नॉर्मल इज कांस्टेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि हम बॉडी को कैसे भी रखें, किसी भी सरफेस पर रखें, नॉर्मल चेंज नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल mg के इक्वल है, इसलिए वो कॉन्टैक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। If applied force is increased, static friction also increases
if applied force exceeds certain maximum value, the body starts moving. If applied force exceeds certain maximum value, body starts moving. This maximum force of static friction, this maximum force of static friction up to which body does not move is called limiting friction. यानी लिमिटिंग तक सेल्फ एडजस्टिंग है. लिखा, this maximum force of friction up to which body does not move is called limiting friction. Next point, limiting friction is proportional to normal reaction. Limiting friction is proportional to normal reaction. It means एफ मैक्स है, ये प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मैक्सिमम है, इक्वल करेंगे तो म्यू एस एन. म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट डिपेंड्स म्यू एस किस पर डिपेंड करता है, उसका ये आंसर है. इसलिए आप ठीक से फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट हैं उनको नोट करें और एग्जाम के लिए ध्यान रखना. म्यू एस डिपेंड्स, नंबर 1, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट ब्रैकेट में लिख दें, ड्राई, वेट. कैसा सरफेस है? ड्राई, वेट, रफ, स्मूथ, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड. हालांकि पॉलिशिंग से मटेरियल चेंज हो जाएगा. सेकंड पॉइंट, मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मटेरियल पर डिपेंड करेगा. अगर आप अपनी बुक्स में उसमें देखेंगे तो वहाँ पर चार्ट बना होता है, माइका और माइका के बीच फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन. कहीं कहीं पर जो फ्रिक्शन कांस्टेंट की वैल्यू है म्यू एस की, वो 1 से ज़्यादा भी है. माइका में काफ़ी होती, माइका में. ठीक. और एक पॉइंट इसमें और है कि वो टेम्परेचर जो सरफेस का है उस पर भी डिपेंड करता है. तो आप नोट कर लें, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, थर्ड पॉइंट. तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आप समझ गए होंगे. इसके बाद आप हेडिंग डालें, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन एराइज बिटवीन द सरफेस इन रिलेटिव मोशन. जो सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए. काइनेटिक फ्रिक्शन एराइज बिटवीन द सरफेस इन रिलेटिव मोशन. सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड on the area of contact. Kinetic friction does not depend on the area of contact. Next point, force of kinetic friction is directly proportional to, या kinetic friction लिख दें, kinetic friction is directly proportional to normal force. फिर वही फार्मूला आएगा, एफ के से काइनेटिक बना दिया, ये प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन. म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक. और यहाँ पर नोट कर दें, म्यू के लेस देन म्यू एस, बिकॉज म्यू के लेस देन म्यू एस बिकॉज व्हेन मोशन स्टार्ट नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट, समझा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में. म्यू के लेस देन म्यू एस बिकॉज व्हेन मोशन स्टार्ट नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट डिक्रीजेस.
जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाते हैं, एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज़ बीन ओवरकम। एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब ब्लॉक चलने वाला होगा तो थोड़ा इनर्शिया ज़्यादा होगी रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज़ बीन ओवरकम। इंटर एटॉमिक थ्योरी में इन जनरल कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाते हैं। तो आप ये बात समझ चुके होंगे, और ये भी यहाँ पर ध्यान रहे कि इन जनरल जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन के है। आप समझ गए होंगे, जब ब्लॉक चलने वाला हो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन के इक्वल है, और उसके पहले जो फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक वो म्यू एस एन से कम होगा और अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखिए इस फिनोमेना को हम समझ चुके हैं कि ब्लॉक में अगर नॉर्मल अपवर्ड लगता है, एम जी डाउनवर्ड लगता है, और हम इसमें अगर बाहर से फोर्स एफ लगाते हैं तो जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। ठीक है ना। तो इस ब्लॉक में हमने ये फोर्स एफ लगाया, जरा इसका यहाँ पर शो करेंगे, इधर मुझे डायग्राम बनाना है। ये फोर्स हमने एफ इसमें लगाया, जिस समय फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा एफ जो लगाएंगे, जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स इसके इक्वल होगा, लेकिन जब फोर्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स इज इक्वल टू होता है म्यू एस एन के। ठीक, उस समय जब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट आपका रिएक्शन होगा, ये नेट रिएक्शन फोर्स है, हमने यहाँ लिया है आर से नोट करेंगे, ये नेट रिएक्शन फोर्स। ठीक, फ्रिक्शन का कितना होगा, मैक्सिमम। उस समय जो नेट रिएक्शन फोर्स है किसका, नॉर्मल का और फ्रिक्शन का, ये इनका जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब पहले डिफिनीशन नोट करें फिर डायग्राम। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन is the angle that the resultant of limiting friction, angle of friction is the angle that the resultant of limiting friction and the normal reaction, ये resultant of limiting friction, ये normal reaction, ये इनका resultant नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है। फिर रिपीट कर रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल दैट द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। आप डिफिनीशन समझ गए होंगे यहाँ पर, और हम इस एंगल को थीटा एस से लिखेंगे, थीटा एस। अभी स्टैटिक है, जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एट लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स म्यू एस एन के इक्वल होगा, और जब ये लिमिटिंग होगा उस समय इनका ये आर नेट रिएक्शन फोर्स है। तो जरा थीटा एस की वैल्यू चेक करें कितनी आती है, टेन थीटा एस होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। हम यहाँ पर एफ मैक्स कर दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना रहे, आप डायग्राम में एफ मैक्स कर दें, और एफ मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर दी है। ओके, इसके पहले आपका ये फोर्स कम होगा और रिजल्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो टेन थीटा यहाँ चेक करें, टेन थीटा परपेंडिकुलर एफ मैक्स अपॉन नॉर्मल, ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस नॉर्मल है। एफ मैक्स कितना है, म्यू एस एन, और ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल आपका कैंसिल हो गया, और टेन थीटा एस यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। उसको आप नोट कर दें। लिखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन
इज इक्वल टू टेंजेंट, सॉरी लिखा है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि टेन थीटा यस है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए होंगे आप कि उसका जो टेंजेंट लेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब भी कहें, जब भी बोलेंगे जब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी लिमिटिंग होगा, और आप भी समझ रहे हैं, तभी यहाँ पर आप μSN को नोट कर सकते हैं। ठीक, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। डिफिनीशन 11th के लिए ध्यान रखें, ये डायग्राम बनाएं और फिर नीचे डिफिनीशन लिख देना। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है कि जो आपने अभी ये डायग्राम बनाया था, यहाँ पर जरा डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं। इसमें ये नॉर्मल था, ये mg था, और इस तरफ μSN F मैक्स था। ठीक, और ये रिजल्टेंट है R, और ये एंगल थीटा S था। इसमें इस समय नेट रिजल्टेंट रिएक्शन कितना होगा, R। तो नीचे पॉइंट डाल के लिख देना इसी में, टोटल रिएक्शन फोर्स, इसे टोटल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, टोटल रिएक्शन फोर्स, ये जब होगा टोटल रिएक्शन। वैसे अगर ये लिमिटिंग नहीं है तो तब भी टोटल रिएक्शन फोर्स आपको निकालने के लिए आ सकता है। पाइथागोरस लगा दें, निकल आएगा। यहाँ पर हमारा लिमिटिंग के केस में है, तो आपने जो हेडिंग डाली उसमें लिख देना टोटल रिएक्शन फोर्स व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। इस केस में अगर नहीं भी है स्टैटिक एट मैक्सिमम, तब भी रिएक्शन आप निकाल सकते हैं नेट। तो जरा लगा दें पाइथागोरस। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रूट n स्क्वायर प्लस ये μSN स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला μSN और ये n, पाइथागोरस लगा दिया। तो n इसमें से कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा 1 प्लस μS स्क्वायर। और एक बात पर ध्यान दें, इस समय जो μS है वो टेन थीटा S के इक्वल है। तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं, n रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा S, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा S आ जाएगा, ये टोटल रिएक्शन इसके इक्वल हो जाएगा। ये जब ही है जब हमारा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है, समझ गए होंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इसके इक्वल नहीं होगा। आप वैसे टोटल रिएक्शन निकाल सकते हैं, यानी नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका नेट रिजल्टेंट टोटल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट, टोटल कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। जो नॉर्मल फोर्स है वो भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तभी उनके बीच में ये फोर्स लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम जरा इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, देखिए इंक्लाइंड प्लेन में थ्योरी को समझने की कोशिश करना कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये ब्लॉक रखा है, इसमें mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, mg फोर्स डाउनवर्ड, नॉर्मल ये लगेगा। ठीक, mg के दो कंपोनेंट करेंगे, ये होगा mg cos थीटा, ये आपके प्रैक्टिस में आ गया होगा, और ये होगा mg sin थीटा, थीटा ये होना चाहिए। ठीक है ना, mg ये लग रहा डाउनवर्ड। ठीक, देखिए इंक्लाइंड प्लेन के केस में अगर फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब है कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ठीक, उस समय ये सीधे ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, और mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma होगा, मास कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू g साइन थीटा होगा। ये आपको मालूम है। फिर आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वगैरह, और कैलकुलेशन कर सकते हैं डिस्टेंस वगैरह का, टाइम वगैरह जो भी पूछा जाए। ठीक है ना, लेकिन अगर सरफेस में फ्रिक्शन जीरो नहीं है, यानी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक, तो फिर यहाँ पर जरा ध्यान दें हमारी थ्योरी पर। ये एंगल थीटा है, ये यहाँ पर नॉर्मल एक्ट कर रहा है,
mg एक्ट कर रहा है, दोनों के पॉइंट पर ध्यान देना, ये फोर्स हमारा mg cos थीटा होगा, ठीक, और इधर वाला जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा। अभी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक। ऐसी कंडीशन में हमने सबसे पहले बताया कि किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के पहले आप नॉर्मल को कैलकुलेट करें। तो नॉर्मल क्या है यहाँ पर, mg cos थीटा है, ये नॉर्मल, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, ठीक। ऐसे प्लेन में हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है इंक्लाइंड प्लेन में, तो नॉर्मल mg cos थीटा है। सभी न्यूमेरिकल में एक ही वर्क है, पहले नॉर्मल कैलकुलेट करें, उसके बाद क्या बोला था, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एस एन, वैल्यू डाल दें, म्यू एस नॉर्मल mg cos थीटा, ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी, ठीक। अब आप अपने अप्लाइड फोर्स को कंपेयर करेंगे, जरा ध्यान दें, इसमें अप्लाइड फोर्स कितना है, ये केस न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं इसके पहले वाला, हम इंक्लाइंड प्लेन में दूसरा केस पर आ रहे हैं, इस पर आए आप। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपको अभी अप्लाइड फोर्स कौन सा है, अप्लाइड फोर्स का मतलब कि जो फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना, कौन सा फोर्स है यहाँ मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ध्यान दें डायग्राम पर, वो है mg sin थीटा, ठीक। इसी को हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ब्लॉक को मूव कराने की टेंडेंसी होगी जिस, तो mg sin थीटा, देखिए अगर mg sin थीटा का फोर्स इससे ज़्यादा है, इससे म्यू एस mg cos थीटा से, तो फिर ब्लॉक मूव करने लगेगा। अगर mg sin थीटा, ध्यान देना, अगर mg sin थीटा का फोर्स यहाँ पर नोट करें, इफ mg sin थीटा, यहाँ लिख दें एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड है mg sin थीटा, अभी हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, हम वो भी लगा सकते हैं। इफ mg sin थीटा यानी अप्लाइड फोर्स लेस देन है इससे म्यू एस mg cos थीटा से, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अगर कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, नो मोशन, ठीक। आप एक्सटर्नल लगा दें वो अलग मैटर है, लेकिन mg sin थीटा इसको मूव नहीं कराएगा क्योंकि ये कम है। इस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। कितना है अप्लाइड फोर्स, mg sin थीटा, यहाँ पर इस समय फ्रिक्शन mg sin थीटा, और होना भी चाहिए क्योंकि ब्लॉक मूव कर नहीं रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक में, अपवर्ड, ठीक है, टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड होगी, ओके। तो फ्रिक्शन mg sin थीटा। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे ही उसके बाद अगर आपने ये फोर्स यहाँ पर mg sin थीटा का फोर्स ज़्यादा है तो फिर ब्लॉक मूव करने, अगर इक्वल है तब भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन से के इक्वल है mg sin थीटा। लेकिन अगर mg sin थीटा का फोर्स ग्रेटर देन है किससे, म्यू एस mg cos थीटा से, देन ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, तब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। इस समय जो फ्रिक्शन होगा, थोड़ा माइंड पर जोर डालना, कितना होगा फ्रिक्शन, अब म्यू के एन, म्यू एस मत लगा देना, ठीक। अगर ब्लॉक स्टार्ट करने लगा मोशन में तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर होगा म्यू के एन, और नॉर्मल वही रहेगा, नॉर्मल कितना है mg cos थीटा, और ब्लॉक क्या होगा, वो डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो जाएगा। ये ऊपर वाला आप नोट करने के बाद ये नीचे वाला पॉइंट नोट करना, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद जब mg sin थीटा इससे ज़्यादा होगा, ये सेकंड केस इसका इंक्लाइंड प्लेन पर, तब जरा ध्यान देना, इंक्लाइंड प्लेन पर जब ये फोर्स, जब ब्लॉक मूव करने लगेगा तो म्यू के एन फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसका मतलब जरा डायग्राम पर ध्यान दें, हम केबल ब्लॉक बनाया, ये ब्लॉक में जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, mg sin थीटा, और जब बॉडी इधर को एक्सीलरेटेड है, ये फोर्स भी हम यहाँ दिखा दें नहीं तो कंफ्यूजन ना हो आपको, ये फोर्स mg sin थीटा, यहाँ mg sin थीटा फ्रिक्शन सरफेस पे लगता है, ध्यान रखना कितना है फ्रिक्शन, म्यू के mg
कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है म्यू के एम जी कॉस थीटा, और ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है, बाकी कुछ बनाया नहीं, मोशन इधर स्टार्ट हो रहा है, समझ गए ना, नॉर्मल एम जी वो सब बनेंगे। तो अब नेट फोर्स कितना हुआ, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, नेट फोर्स, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे, ध्यान रखना, नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, और न्यूटन सेकेंड लॉ बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। नेचुरल है कि बॉडी जब एक्सीलरेट हो गई है तो फिर लगाइए नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये मास कैंसिल करें, ये एक्सीलरेशन इस समय होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ध्यान दें, जिस समय फ्रिक्शन नहीं था यानी कि म्यू के जीरो था, उस समय ये पोर्शन जीरो हो गया, एक्सीलरेशन कितना था, जी साइन थीटा। अब एक्सीलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा लगेगा, और ध्यान रखना इसके बाद सभी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगेगी। डिस्टेंस पूछा जाए मतलब ए लगाएं, अगर डिस्टेंस पूछा जाए, वेलोसिटी पूछी जाए, है ना, तो आप उसमें ये रख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। तो हमने इंक्लाइंड प्लेन में दो केस आपको बताए, एक तो स्मूथ था जब सरफेस, यानी सरफेस कैसा था, फ्रिक्शनलेस, उस समय तो सीधे स्लाइड करेगा जी साइन थीटा से, एक्सीलरेशन होगा। और जब फ्रिक्शन है तो ध्यान रखना, अभी हमने एक्सटर्नल नहीं लगाया फोर्स है बाहर से, एम जी साइन थीटा ही इसमें ड्राइविंग फोर्स है, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहला काम नॉर्मल मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स को कंपेयर करें। हमारा एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन का हमने केस लिया, अगर लेस देन है तब तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तब फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के, समझ गए ना। अब अगर हमारा एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन है तो ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन म्यू के एम जी कॉस थीटा लगने लगेगा, म्यू के एन, नॉर्मल की वैल्यू डाल दें, ओके। तब नेट फोर्स इतना होगा, इज इक्वल टू एम ए करें, मास कैंसिल करें और एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन कर लें। तो इंक्लाइंड प्लेन के आप न्यूमेरिकल यहाँ इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, अभी तक जो फोर्स है वो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, ठीक। ये फ्रिक्शन जब ही समझ में आएगा जब लेक्चर 1 आप देखेंगे, तब सेकेंड और तब थर्ड देखना। देखिए जरा, अब यहाँ कुछ दूसरी बात बताना चाह रहे हैं। ये जो केस है एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा, इसमें नॉर्मल हमने ले लिया है, ठीक। ये डायग्राम हमारा बना हुआ है, और आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिखिए एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज लिखा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। उसमें आप सेम डायग्राम फिर से बनाएं। यहाँ ब्लॉक का मास एम है, थीटा इस समय एंगल है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, ठीक। आप थ्योरी में इतना डिटेल नहीं आता है, आप डायग्राम बना लें और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन यहाँ पर नोट कर दें। फिर से डायग्राम बना लें, नॉर्मल लिख दें एम जी कॉस थीटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को नोट कर दें और फिर बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम इस केस में थीटा को इंक्रीज करें, इफ थीटा इंक्रीजेस, देखिए यहाँ पर हम एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं, इफ थीटा इंक्रीजेस, थीटा को बढ़ाइए तो क्या होगा, अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा, देन क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, देन एम जी साइन थीटा, नोट कर लेना, इफ थीटा इंक्रीजेस देन एम जी साइन थीटा, यहाँ पर मोशन नहीं अभी हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर अभी तक एम जी साइन थीटा लेस देन है इससे, ठीक है ना। हमने ये पूरा आप पूरा लिख लेना, ठीक। और यहाँ पर नीचे पहले नोट कर दें कि ब्लॉक
ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट, नोट करें जरा यहाँ पर नीचे डायग्राम बनाने के बाद नीचे नोट करें, ब्लॉक इज एट रेस्ट, इट मीन्स mg sin theta less than mu s n. Block is at rest, it means mg sin theta less than mu s n. ठीक, अब आगे नोट करना, इफ थीटा इंक्रीजेस, अब हम थीटा को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, mg sin थीटा बढ़ेगा लेकिन mg cos थीटा डिक्रीज होगा, बट mg sin theta increases but mg cos theta decreases. ठीक, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होती है, इससे क्या होगा, एफ मैक्स भी डिक्रीज होगा। आप थीटा को वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है ना, mg cos थीटा डिक्रीजेस, हेंस एफ मैक्स डिक्रीजेस। समझ गए होंगे बात। अब क्या होगा, जब mg sin थीटा जो है वो इंक्रीज होगा तो ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज होगा और फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ब्लॉक मूव करने लगेगा। हम इसको आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये हमारा कोई वो रखा हुआ है, ये सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन, देखिए आपके सामने ये इंक्लाइंड प्लेन है, हमने इसमें ये ब्लॉक रख दिया, देख लिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करने का मीनिंग है mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। ठीक, अब आप थीटा बढ़ाएं, जैसे जैसे थीटा आप बढ़ाएंगे क्या होगा, म्यू एस mg cos थीटा इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, और ये वाला क्या करेगा, थीटा बढ़ाने पर mg sin थीटा इंक्रीज होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं एंगल, ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ब्लॉक स्लाइड करने लगा, ये ब्लॉक स्लाइड कर गया। उस समय जो ये थीटा होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आप समझ गए होंगे बात को कि जब थीटा को हमने यहाँ पर थ्योरी पर ध्यान दें, व्हेन थीटा इंक्रीजेस देन mg sin थीटा डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, बट mg cos थीटा डिक्रीजेस, हेंस f मैक्स डिक्रीजेस। ठीक, लिखिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट block starts moving, at a particular point block start at a particular angle, लिखते हैं at a particular angle block starts moving downward, this angle is called angle of repose, this angle is called angle of repose। उसके बाद ब्लॉक एक्सीलरेट हो जाएगा, और जब एक्सीलरेट हो जाएगा तो एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जस्ट जो क्रिटिकल केस है वो एंगल ऑफ रिपोज है। अब आप नीचे डिफिनीशन नोट करें ठीक से, लिखिए द मिनिमम एंगल, और एग्जाम में वही लिख कर आए, डायग्राम बनाएं और फिर उसका एंगल वहां पर दिखा दें। लिखिए द मिनिमम एंगल ऑफ ए प्लेन with horizontal, the minimum angle of a plane with horizontal at which a body placed on it just begins to slide down is called angle of repose। नेचुरल है, एक बात ध्यान रखना, जब ब्लॉक स्लाइड करने लगता है तो फिर फ्रिक्शन म्यू एस एन नहीं रहता है, फिर म्यू के एन हो जाता है, और म्यू के एन की वैल्यू कम होती है, इसलिए ब्लॉक एक्सीलरेट कर जाता है। अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एंगल को कुछ कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो mg sin थीटा के इक्वल, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया फिर मोशन होता रहेगा, आप थोड़ा सा एंगल वहां कम करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, अदरवाइज ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा। अगर आप म्यूएस ही लगा देंगे तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल लगाते समय ब्लॉक मोशन में आ जाए तो म्यूएस की जगह तुरंत म्यू के चेंज कर दें। तो नेक्स्ट पैरा में लिख देना, व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग
इट कंटिन्यूज टू स्लाइड एट कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से लाना है, इट कंटिन्यू टू स्लाइड एट ए कांस्टेंट स्पीड at slightly smaller angle, at slightly smaller angle theta k less than theta s, यानी जो स्टैटिक में एंगल होगा उससे थोड़े कम पर ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना। और अगर एंगल थीटा एस ही रहेगा, अब एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, जब आप हमने जो ये डायग्राम बनाया था, ध्यान दें, ये जो डायग्राम हमने बना रखा है, ये डायग्राम हमने जनरल बनाया था। इसमें हमने आपको बताया कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ये ब्लॉक जो है वो जस्ट स्लाइड करने लगेगा। जिस समय ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करेगा, ध्यान दें, तो एंगल ऑफ रिपोज में हम वो एंगल को थीटा एस ले रहे हैं। ये जस्ट ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है इस समय, नॉर्मल ये लग रहा है, एम जी ये है, ध्यान दें, ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा एस एंगल ऑफ रिपोज है। आप अगर ज़्यादा एग्जाम में नहीं लिखना चाहें तो मैंने तो ये पूरी थ्योरी आपको समझाई है, आप डायरेक्ट ये डायग्राम बनाकर और एंगल ऑफ रिपोज की डिफिनीशन लिख दें, सफिशिएंट है। समझ गए होंगे बात। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा बोलिए, एम जी साइन थीटा एस, और इस समय जब एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन होगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बैकवर्ड कंडीशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना लगेगा, यहाँ पर म्यू एस एम जी कॉस थीटा एस। समझ गए होंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स, और इसके पहले फ्रिक्शन इसके इक्वल होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो थोड़ा कम कर देंगे, मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जस्ट इक्वल है, मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो तुरंत म्यू के लगा दें। समझ गए होंगे ना। तो ये डायग्राम बनेगा आपका एंगल ऑफ रिपोज के लिए, जिसमें कि हमारा थीटा जो है वो पर्टिकुलर एंगल पर थीटा एस हो गया है, और जो आपका फोर्स है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका एम जी कितना हो गया, एम जी, ध्यान दें, एम म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसके पहले यहाँ पर ये जब जस्ट चलने वाला होगा तब भी ये फोर्स इसके इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल होंगे। आपको मालूम है अप्लाइड फोर्स जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से जब ज्यादा होगा तब ब्लॉक मूव करेगा। हमारा थीटा एस एंगल कब है, जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, ठीक, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। इस समय जो टोटल नॉर्मल फोर्स होगा वो भी नीचे नोट कर दें, फिर हम इसको क्लोज करें। यहाँ जो टोटल नॉर्मल फोर्स होगा, यानी कि टोटल रिएक्शन फोर्स, जैसे हमने अभी प्लेन पर निकाला था, ठीक, वो ये आर होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका टोटल, ये नॉर्मल जो फोर्स होगा ये नेट आपका आर होगा। इसकी आप वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, नीचे नोट कर दें, यहीं पर डायग्राम में टोटल रिएक्शन आर, टोटल रिएक्शन आर इज गिवन बाय, टोटल रिएक्शन आर इज गिवन बाय, निकालिए जरा टोटल रिएक्शन, अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस, आप म्यू एस एम जी कॉस थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा एस, एक ही रिजल्ट आएगा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा एस। नॉर्मल की वैल्यू डाल दें, कितना है नॉर्मल, एम जी कॉस थीटा एस, यहाँ सब जगह थीटा एस कर देना, और ये हो गया म्यू एस एम जी कॉस थीटा एस। इसमें एम जी कॉस थीटा एस को कॉमन ले लें और इनका स्क्वायर करना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, नोट करें, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, ठीक है ना, एम जी कॉस थीटा एस, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। जो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है म्यू एस की जो वैल्यू है वो आपको मालूम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होती है। अगर आप यहाँ पर टेन थीटा एस डाल देंगे
तो एम जी कॉस थीटा एस अंडर रूट 1 प्लस यहाँ टेन थीटा एस, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा। सेक थीटा एम जी इससे कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये एम जी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, हमारा ये जो डायग्राम है ये एम जी के इक्वल आएगा। अगर आप यहाँ पर म्यू एस एम जी कॉस थीटा एस नहीं लिखते हैं, यहाँ पर अगर एम जी साइन थीटा एस लिख दें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका कॉस स्क्वायर थीटा एस प्लस साइन स्क्वायर थीटा एस 1 हो जाएगा, वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा तो एम जी साइन थीटा एस यानी जो ड्राइविंग फोर्स है वो इसके इक्वल होगा। डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो एम जी डाउनवर्ड आ रहा है और जो आर का रिएक्शन आ रहा है वो जस्ट अपोजिट आएंगे। यानी आप अपने पैरेललोग्राम को जरा ऐसे बनाना यहाँ पर कि जो एम जी की लाइन डाउनवर्ड है इसी के पैरेलल लाइन ठीक ऊपर ये जाएगी, यहाँ पर समझ गए ना। नॉर्मल का नेट रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, क्योंकि एम जी यहाँ सेंटर पर एक्ट करता है, नॉर्मल यहाँ लोअर सरफेस पर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन भी लोअर सरफेस पर, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। जब ब्लॉक को हम छोटा सा पॉइंट दिखाते हैं तो हम एक ही लाइन में दिखा देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टोटल नॉर्मल फोर्स होगा एंगल ऑफ रिपोज पर वो एम जी के इक्वल होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए और थ्योरी के लिए ये बात ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ रिपोज में हमने आपको बता दिया, अगर 11th एग्जाम में आता है तो आप डिफिनीशन लिखें और डिफिनीशन लिखकर डायग्राम बनाकर थीटा एस वाला और डायरेक्ट वहाँ पर शो कर दें, डिफिनीशन नोट कर दें वहाँ पर, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल में अगर आप टोटल रिएक्शन फोर्स पूछा जाए तब आप इसका यूज करें। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज बता दिया और इंक्लाइंड प्लेन पर हमने प्रैक्टिकली बता दिया कि थीटा को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, वो एंगल ऑफ रिपोज होगा इंक्लाइंड प्लेन के केस में, ठीक है ना। और टोटल रिएक्शन फोर्स को भी निकालना सिखा दिया दोनों केस में, इंक्लाइंड में और उसमें भी। यहाँ पर भी ध्यान रखना कि अगर ये फोर्स दोनों, ये अगर फोर्स इसके इक्वल नहीं है तो तब भी आपका टोटल रिएक्शन फोर्स निकलेगा, ठीक। टोटल रिएक्शन फोर्स जो है वो नेट फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स को जो कि 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं, इनका नेट रिजल्टेंट पाइथागोरस को लगाकर निकालते हैं। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक आप फर्स्ट सेकंड तैयार करें और फिर थर्ड पर जब ही जाना जब फर्स्ट और सेकंड चेक कर लें।